नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। जस्टिस गवई के ऊपर चीफ जस्टिस गवई के ऊपर जूता फेंका गया या जूता फेंकने का प्रयास किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, पूरे देश में हल्ला मच रहा है। मैं भी बाहर चूँकि ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए थर्ड आई के में मैं इसको कवर नहीं कर पाया था। मुझे लगा कि इस पे भी कहा अपनी बात कहीं कह के, क्योंकि ये सब दस्तावेज़ हैं। ये आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद भी निकाले जाएँगे तो ये पता लग सकता है। और ये दस्तावेज़ इसलिए मैं मानता हूँ, इस बात को भी मैं स्पष्ट कर दूँ। मैं बहुत जगह घूमता हूँ, बहुत से लोग मेरे साथ के हैं। अ, उत्तर प्रदेश 2024 इलेक्शन में, उत्तर प्रदेश की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, 2024 के इलेक्शन में मैंने सीट के क्रमवार इलेक्शन से पहले एक-एक सीट का बात कही थी, नंबर्स की बात कही थी और वो दस्तावेज़ आज भी उपलब्ध हैं जो इलेक्शन से पहले। लेकिन बाद में कहा गया कि बहुत से लोग और भी बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दर्द है ये कि किसने कहाँ क्या बोला था। उसी तरह से आज जस्टिस गवई के मामले में किसका क्या भूमिका रही और किसने क्या अपनी पोज़ीशन ली, वो कहना भी आसान है। देखिए, पूरा देश एक एक बात को बार-बार कहा जा रहा है और वो ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो एक उनको दलित और उस कैटेगरी में रखा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ना दलित होता है, ना ब्राह्मण होता है। वो इस देश का, इस संविधान का रक्षक होता है। वो इस संविधान का रक्षक ही नहीं होता है, अगर इस संविधान पे कोई दिक्कत आ रही होती है तो उसको भी डिफेंड करना उसका काम होता है, केवल रक्षक नहीं। उसके ऊपर अगर कोई ज़रूरत आ रही है तो उसको भी ठीक करना उसका काम होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अ, ये जो जूता फेंका गया है या जो जूता चलाया गया है, उसको 2 तरह से आप देख सकते हैं। बहुत से ज़्यादातर अधिकतर लोगों का मानना ये है कि जूता एक दलित व्यक्ति के ऊपर फेंका है। मेरे हिसाब से जूता भारत के न्याय व्यवस्था के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर फेंका गया है। दोनों का अंतर आप जैसे देखना चाहें, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये काम जो बीजेपी की सरकार है ना, ये बहुत सटल वे में, बहुत शातिराना ढंग से करती आई है। अ, आप थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करिए कि ये जूता मोदी जी के ऊपर फेंका गया। आप याद करिए। आप ये याद करिए कि ये जूता अमित शाह के ऊपर फेंका गया होता। मैं सिर्फ़ आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जूता इन दोनों लोगों के ऊपर अगर फेंका गया हो, और ये बात इसलिए कह रहा हूँ, तब बीजेपी, बीजेपी की ट्रोल आदमी, बीजेपी की सरकार का क्या रिएक्शन होता है, ये आप सिर्फ सोच लीजिए। क्या उस तरह का रिएक्शन आया है? क्या जो एक प्रधानमंत्री जो बार-बार कहता है कि मैंने तो एक दलित राष्ट्रपति बनाया, फिर मैंने एक आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, महिला को बनाया, वो सम्मान उस पद को देता है? हमने और आपने सबने देखा था कि राष्ट्रपति महोदया जब लाल कृष्ण आडवाणी के घर उनको भारत रत्न देने गई थी, आपको याद है ना? हालाँकि मेरे हिसाब से राष्ट्रपति को उनके घर पे नहीं जाना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय ये है। राष्ट्रपति का पद एक होता है। राष्ट्रपति का व्यक्तिगत उसमें किसी के घर जाके अगर वो मिल-जुल रहे हैं, बिल्कुल मिलने-जुलने का उनको हक है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति के पद को कहीं जा रहा है तो मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए था। उनकी तरफ से उनके द्वारा नियुक्त कोई भी हो, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हो सकते थे। वो जाके आडवाणी साहब को दे थे। लेकिन उस समय अगर आपने देखा था, तो ये आडवाणी जी बैठे थे और ये भी अपना फैल के बैठे हुए थे और राष्ट्रपति महोदया खड़ी थी। वहाँ पे भी मेरी दूसरी राय थी। वहाँ पे भी मेरी राय थी, राष्ट्रपति के सामने अगर आप खड़े हैं और 2 ही चेयर हैं, मैं आडवाणी जी को, क्योंकि ऐज उससे पहले आती है, हमारे ऐज उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप पैर फैला के खड़े बैठे हुए थे और राष्ट्रपति महोदया खड़ी हुई थी। एक तो राष्ट्रपति थी और फिर वो महिला वाली बात गए थे। उस समय में मैंने कहा था महिला की बात, वो मैंने कहा था। आज फिर वही बात आ गई है कि आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें हुआ क्या? गवाई साहब के ऊपर जब जूता फेंका गया, तो वो न्यायपालिका को उसका जगह दिखाने का एक संकेत था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब जूता फेंक दिया गया, उसका प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी कितनी देर बाद आई? एक तो त्वरित टिप्पणी होती है, भई जूता फेंका गया था, आप तुरंत क्यों नहीं बोले? और थोड़ी देर बाद उनकी जो टिप्पणी आई, वो टिप्पणी क्या थी? कोट अनकोट बोल रहा हूँ, यह हर हाल में निंदनीय है और इससे हर भारतीय क्रुद्ध हो उठा है और ऐसे काम की कोई जगह नहीं है। ये केवल कहा गया।
अब आप मुझे बताइए कि वो जूता चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं, अगर वो जूता किसी के ऊपर भी फेंका जाता तब भी यही टिप्पणी होती। इसमें कोई चेंज देखा? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा समझना होगा कि ये कैसे न्याय व्यवस्था को कर रहे हैं। न्याय व्यवस्था को, और थोड़ा मैं इसमें जस्टिस गवाई की भी बात इसलिए कहूँगा कि एक मेरे सीनियर हैं कुमार प्रशांत जी, उन्होंने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है इस पे। मैंने भी वो आर्टिकल पढ़ा और वो बात मेरी भी समझ में आती है। जस्टिस गवाई जब चीफ जस्टिस हुए, तो मेरे ख्याल में उनको जो सबसे ज़्यादा याद रहना चाहिए था, वो संविधान की बात याद रहनी चाहिए। अ, क्योंकि अगर वो कहीं पे अपने को अम्बेडकर से ज़्यादा जोड़ना अ, की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था, गवई साहब ने मुख्य न्यायाधीश बनते ही कहा था कि वो अम्बेडकर को माथे पर धरकर चलते हैं। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संविधान को माथे पे धरकर रखने की बात कहनी चाहिए थी। अम्बेडकर साहब का बिल्कुल आपके आपके परिवार ने उस नागपुर में उस आंदोलन के लिए, उस व्यवस्था के लिए बड़ा काम किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और व्यक्तिगत किसी का भी कोई भी मतलब महापुरुष हो, उसके प्रति आस्था हो सकती है। लेकिन जब आप माथे पे चल के आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो माथे पे तो संविधान ही होना चाहिए। इसमें और कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। दूसरा क्या है कि अभी हाल के दिनों में 2 चीज़ें हुई और थोड़ा उसको उनको गवई साहब को उनकी जगह दिखाने की कोशिश इस सरकार के, मेरे हिसाब से भाजपा के इशारे पे ये सब हुआ है। क्योंकि मैं 2 चीज़ें बताऊँ। जस्टिस चंद्रचूड़ जिस तरह से आए थे, लोगों को बड़ी उम्मीद थी जस्टिस चंद्रचूड़ आ गए, अब तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना रंग दिखा दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ का ये भी याद रखिएगा कि जिस तरह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिस तरह से वो अपने घर पे प्रधानमंत्री के साथ घंटी बजा रहे थे, पूजा कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें याद आ गईं। इनके पिताजी भी वही थे, जब इमरजेंसी लगी थी और इंदिरा गांधी के पक्ष में उस इमरजेंसी के साथ खड़े हुए जो 5 में से 4 जज थे, उसमें से एक इनके पिताजी भी थे। तो वो जो वो एक एक तो ये था हमारे चंद्रचूड़ साहब का। दूसरा एक चीज़ और थी, चंद्रचूड़ साहब एक घर में लंबे समय तक रहे, जो वो एंटाइटल नहीं थे। अब वो नए-नए तरह के तथ्य गढ़ रहे हैं, हर जगह आके कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की तबीयत खराब, जो उनको नहीं कहना चाहिए। व्यक्तिगत समस्याएँ सबकी हैं, लेकिन वो भी अपने बच्चों की जो बीमारी है, उसकी आड़ में छुपने की कोशिश भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश कर रहा है, ये दुःख की बात है। लेकिन कहीं न कहीं एक बात और सामने आ रही है कि इस व्यवस्था में जब उनसे घर खाली कराने के लिए जस्टिस गवई ने सरकार को लिखा था, तो सरकार को ये अच्छा नहीं लगा। सरकार को अच्छा नहीं लगा था। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें। मैं एक अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा। न्यायपालिका बिल्कुल पालतू हो गई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात लोगों ने नकार दी कि ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, गलत है, फ्रॉड है। फिर भी जो पैसा आपने इकट्ठा कर लिया है, वो तो आपका है, आप उसको रखिए और मज़े करिए। इसी तरह से जब महाराष्ट्र में सरकार बदली थी, तब भी यही था। हाल के दिनों में जब हमने देखा कि बिहार में जो एसआईआर की मामला उठा, उसमें एक आधार को उन 11 डॉक्यूमेंट के साथ उसको भी मान्य बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 2 महीने लग गए और वो भी चिरौरी मिन्नतें करके, और वो भी पूरी तरह से नहीं बना पाया। और सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए हमारे ज्ञानेश गुप्ता जी, बिहार में उन्होंने मनमानी की है। 70 लाख लोगों का नाम कट गए हैं, मतलब 8 बकौल योगेंद्र यादव 8 करोड़ 20 लाख से ऊपर एलिजिबल मतदाता हैं, बने हैं 7 करोड़ 42 लाख। तो बाकी लोगों का जो हश्र हुआ है वो हम सब आप देख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट मुँह सिल के बैठा हुआ है, उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। तो अंत में सिर्फ इतना ही कि जो ये जूता चला है, ये जूता मेरे हिसाब से भारत की न्यायपालिका के ऊपर, इस देश की जो एक पार्टी आरएसएस द्वारा पोषित जो पार्टी है, उसकी मानसिकता को दिखाता है कि नहीं, न्यायपालिका को भी
मेरे अदब में रहना होगा, नहीं तो उसकी जगह हम जूते की भी कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।